हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ बोर्ड में बहुविकल्पी प्रश्न जो मैथ के 20 नंबर आते हैं बहुविकल्पी के, वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो एकदम सिंपल है और बच्चे यही गलती करते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोले तो एकदम इंपॉर्टेंट है। डिक्टो क्वेश्चन आ सकता है आप पे, तो इसलिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन गहराई से समझिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में दो की घात बताइए। तो यहाँ पे दो की घात पूछा है ना, तो आप पहले क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 144 का, 144 क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो देखो ये 2 के टेबल में आता है, 2 7 जा 14 और कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 18 जा और 2 9 जा। अब बताओ 3 3 जा और 3 कितना आ जाएगा, 1 जा। तो यानी इसमें देखो इसका जो फैक्टर बन रहा है 144 का जो फैक्टर बन रहा है वो क्या है, 144 का जो फैक्टर है वो क्या है। देखो दो बार की दो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 और इनटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो ये हमारा क्या बन रहा है, इसका फैक्टर 144 का फैक्टर क्या बन रहा है, 2 की पावर 4 और गुणे 3 की पावर 2, यानी 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2। अब इसमें क्या बोल रखा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात। अब इसमें 2 की घात आपको देखनी है, 2 की घात कितनी है, 4। कितनी है 2 की घात 4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा अगला। अब देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन बोल रखा है, क्या कहा गया है कि एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं, यानी 7 छात्रों के जो प्राप्तांक हैं वो कितने हैं, छात्रों का प्राप्तांक कितना है, छात्रों का प्राप्तांक ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 कामा 2, क्या दे रखा है 3 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 2 कामा 2 तथा क्या दे रखा है 5। अब इसमें बोल रखा है कि छात्रों के प्राप्तांक का बहुलक होगा। अब बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है जो सबसे अधिक बार आया हो ना, या फिर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुलक। तो आप में देखना है इस प्राप्तांक में सबसे अधिक बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर आप देखो एक चीज, इसमें देखो 3 एक 2 बार आया है, 2 एक बार तो यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, बाकी 3 3 2 बार आया है, 4 केवल एक बार आया, 5 एक बार आया। तो सबसे अधिक बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सबसे अधिक बार नंबर 2 रिपीट हो रहा है। जो नंबर 2 सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वही नंबर जो है हमारा क्या है, बहुलक है। तो हमारा इसमें बहुलक क्या बन जाएगा, बहुलक हमारा बन जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा जिसमें आंसर दे रखा है कितना, 2 हो जाएगा ना। चलिए आगे, जितने क्वेश्चन है सब इसमें इंपॉर्टेंट है, सब बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, पूरा डिक्टो क्वेश्चन ही आ सकता है, इसलिए जितने क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला दे रखा है कि अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कहा गया कि 1 अपान कोसेक थीटा का अधिकतम मान, 1 अपान कोसेक थीटा का अधिकतम मान, मतलब कि 1 अपान कोसेक थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है ना, तो वो ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो इसमें दे क्या रखा है, दे रखा है कि 1 अपान कॉसेक थीटा, क्या दे रखा है 1 अपान कासेक थीटा। अच्छा बताओ 1 अपान कासेक थीटा को आप क्या बोल सकते हो, 1 अपान कासेक थीटा का आप बोल सकते हो साइन थीटा, क्या बोल सकते हो, साइन थीटा। कहीं भी आपको 1 अपान कॉसेक थीटा दिख जाए तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा। अच्छा अब हमें एक बात बताओ,
साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? साइन थीटा देखो, साइन 0 का मान जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और साइन 45 का मान कितना होता है? और रूट 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है? रूट में 3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यानी ये देखो हमारा साइन के मान है। 0 का मान, साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। 30 का 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बताओ इसमें जितने मान हैं, एक से बड़ा या एक से छोटा कोई, एक से बड़ा कोई मान है इसमें? नहीं है ना। तो यानी कि साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है? केवल और केवल 1 होता है। यानी 1/cosec थीटा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा ना। चलो ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सब इजी इजी है, बस आप देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन है बहुविकल्पी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन कहीं भी जरा सा आपका ऑप्शन गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन कट जाएंगे। बाकी थ्योरेटिकल जो होता है वहां पे 1-2 नंबर बना भी दिया जाता है। अगर कहीं भी आप वहां देखो, कॉपी जो होती है मैथ की वो स्टेप बाय स्टेप चेक होती है। तो इसलिए जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो लिखित होते हैं, उसमें तो आप थोड़ा सा गलती करेंगे तो वहां पे एग्जामिनर देख के सही कर देगा। लेकिन इसमें अगर आपने ऑप्शन गलत कर दिया, 1 के बजाय -1 कर दिया, तो सीधे गलत हो जाएगा। इसमें कोई एक्सचेंज या कोई आपका बदलाव या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 नंबर के होते हैं। और 20 नंबर अगर देखो कहीं भी आप जरा सा भी गड़बड़ा गए, अक्सर लोग यही 20 नंबर को छोड़ के आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रखना है क्या? ये 20 नंबर। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है, बोल रखा है रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है तथा इसके हल होंगे। अब बोल रखा है एक अद्वितीय हल, दो हल, उसके बाद बोल रखा क्या? अपरिमित अनंत हल या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल, उसके बाद कोई हल नहीं। इन चारों की कंडीशन क्या है? इन चारों की कंडीशन होती है, वो मैंने एक बार बताया था, एक बार पुनः बता देते हैं। अगर आपको कंडीशन ये मिल जाए a1/a2 और डज नॉट इक्वल b1/b2, ये मिल जाए, तो इस कंडीशन में जो होगा वो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक, अगर आपको ये दिख जाए a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल क्या हो जाएगा? c1/c2, ये दिख जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल, ये हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये है, अगर आपको दिख जाए क्या? a1/a2 इक्वल b1/b2 और ये डज नॉट इक्वल c1/c2 दिख जाए, इसका मतलब ये क्या होगा? कोई हल नहीं। तो यानी ये तीन कंडीशन हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। और ये तीनों कंडीशन में जो होता है, और इस पे क्वेश्चन कन्फर्म में आता है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सब क्वेश्चन एकदम सिंपल है। जैसे अगर देखो इक्वेशन हमारा पहला देख रखा क्या है? 6x - 7y इक्वल टू क्या है? 1। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें किससे? a1x प्लस b1y प्लस क्या हो जाता है हमारा? प्लस c1 हो जाता है इक्वल 0। तो ये प्लस देखो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अगर यहां से अगर एक चीज आप ध्यान से देखो, a1 का मान अगर हम फाइंड करें, a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? a1 b1 और क्या है? c1। तो ये देखना a1। अच्छा बताओ, a1 के ऊपर 6 है तो a1 का मान क्या हो जाएगा हमारा? 6। अच्छा b1 का मान क्या हो जाएगा? -7। और C1 ये प्लस, इधर ये देखो प्लस में, इधर अगर माइनस हो जाएगा, यानी C1 का मान क्या बन जाएगा हमारा? माइनस। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसी प्रकार देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा क्या है? दे रखा है कि 3x - 4y, और इसको अगर हम इधर या फिर इक्वल लिख लो 5 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं, इसके लिए इक्वेशन बन जाता है हमारा a2x + b2y,
ये वाई है, ध्यान रखना 4y है प्लस b2y और प्लस होता है हमारा c2 इक्वल 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें या फिर फाइंड करें, पुट नहीं फाइंड करें, तो a2 b2 c2 ये तीन कंडीशन जो बनेंगे, तो इसमें हमें ये देखना है कि a2 का मान कितना है हमारा 3 और b2 का मान कितना है -4 है, c2 का मान कितना है, ये प्लस इधर आएगा माइनस यानी -5 है। ये हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गया। तो पहले हम क्या निकालते हैं, a1 अपान a2 फाइंड करते हैं। क्या निकालते हैं, a1 अपान a2। अच्छा a1 अपान a2 निकालेंगे तो a1 का मान देखो 6 है, a2 का मान कितना है 3, तो 6 बटे कितना आ गया 3। इसी प्रकार निकालते हैं हम नेक्स्ट। तो अगला क्या हो जाएगा a2 सॉरी b1 b2 b1 अपान b2। अच्छा b1 का मान क्या होगा, b1 का मान अगर देखो तो ये हो जाएगा -7 और b2 का मान कितना हो जाएगा -4। अगला कंडीशन है हमारी c1 और c2 फाइंड, c1 c2। अब जैसे c1 का मान फाइंड करें, c1 कितना देखो हमारा -1 है और c2 कितना है -5 है। तो ये है। अब पहले हमें ये कंडीशन देखनी है कि क्या a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है कि नहीं, तभी हम c1 अपान c2 देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं a1 अपान b2 यानी 6/3 और -7 बटे -4, क्या ये वाला इसके इक्वल होगा। अगर ये वाला इसके इक्वल नहीं है हम क्या करेंगे, डज नॉट इक्वल। अब हमें इसके आगे वाली कंडीशन देखनी ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ से एक चीज जरा गौर करो तो ये कंडीशन हमें मिल रही a1 अपान a2 और यहाँ डज नॉट इक्वल हो गया क्या b1 अपान b2। ये इस कंडीशन का मिला नहीं, ये के रूप का है, के रूप का है। अब बताओ अगर है तो इसका इस समीकरण का क्या होगा, इस समीकरण का युग्म जो होगा वो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा अद्वितीय हल। तो ऑप्शन इसमें क्या मिल जाएगा अद्वितीय हल का, तो ऑप्शन हमें लगता है मिल जाएगा क्या, पहला ऑप्शन ये वाला मिल जाएगा ना। तो यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, चलिए अब इस क्वेश्चन में अगर देखो तो क्या कह रखा है, अगर यदि समीकरण, क्या बोल रखा है कि यदि समीकरण 2x² + 3x - m = 0 का एक मूल, एक मूल का मतलब समझते हो, एक मूल का मतलब है कि इसी यहाँ पर अगर x दिया है तो x का मान, y दे रखा है तो y का मान का एक मूल -1 है, तो m का मान फाइंड कीजिए। पहले जो दिया है उसे देख लो, दे क्या रखा है साल में, पहले देख लो साल में हमारा हो जाएगा, जो दिया है वो ले लेते हैं 2x² 2x² और हो जाएगा +3x - m = 0। अब इसमें बोल रखा है का एक मूल -1, ये बोल रखा है, यानी कि कहने का मतलब जो एक मूल दे रखा है वो x का मान दे रखा है। तो यहां से m का मान हमसे क्या कर रखा है, पूछ रखा है। तो हम लिखते हैं क्या, x बराबर -1, क्या करेंगे x बराबर -1 रखने पर, तो जहां जहां हमारा x है वहां पे हमें रख देना क्या -1, यानी 2 × x के स्थान पे -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर +3 × x के स्थान पे -1 हो जाएगा, -m इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक अगर और आगे सॉल्व करोगे ये आएगा 2 × -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 3 1 जा 3 -m इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा -3 और -m इक्वल 0 हो जाएगा। 2 में से 3 घटाओगे तो आएगा कितना -1 -m इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा। अच्छा अब एक चीज जरा ध्यान दो, यहाँ पे -1 है तो हम इसको क्या करें उधर भेजें, तो ये -m तो एज इट इज रहेगा, ये उधर जाएगा क्या बन जाएगा +1 यानी +1 बच जाएगा। तो m का जो मान आएगा वो निकल के क्या आएगा
m का मान निकल जाएगा -1। m इक्वल क्या निकल जाएगा -1। तो देखिएगा मैंने क्या किया, क्वेश्चन तो यही है हमारा ना, 2x² + 3x - m, 2x² + 3x - m इतना। तो यहाँ पे m का जो मान आया हमारा क्या आया -1। तो मैंने पहले क्या किया, जहां x है एक शून्य या फिर एक मूल का मतलब है -1, x का ही मान दे रखा है। किसका मान? x का मान। तो x = -1 दे रखा है, m पूछ रखा है। तो x बराबर -1 रखने पर जहां जहां x है वहां पे -1 हमें क्या करना है, रख देना है। तो 2 × x के स्थान पर मिल देगा -1 का स्क्वायर, प्लस 3 × x के स्थान पर दिया -1, माइनस m = 0। तो 2 × -1 का स्क्वायर करो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस m = 0। 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, -3 माइनस m = 0। अच्छा 2 से -3 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, -1 आएगा, माइनस m = 0। तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस, यानी -1 हो जाएगा। तो m का जो मान आया वो क्या हो गया, -1 आ गया। तो ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अगले चले, आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है, एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई तथा व्यास प्रत्येक क्या है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई और व्यास क्या है दोनों के समान है। तो बोल रखा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है, मतलब जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या है, समान है। तो बोल रखा है गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रखा है, एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो एक लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या है, समान है। और लंबवृत्तीय बेलन की जो ऊंचाई है और जो उसका व्यास है वो क्या है 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो उसकी त्रिज्या यानी गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया गया है क्या होगा, इसको लिख लो। क्या दे रखा है, दे रखा है कि लंबवृत्तीय बेलन यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर किसके है, व्यास के, बेलन के आधार का व्यास, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है h बराबर भी क्या है, h का मान वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक, अब व्यास, व्यास बोले तो कितना हो जाएगा, व्यास का मतलब होता है 2r, और 2r = हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो r का जो मान आएगा 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, हो जाएगा ना। जो बेलन का व्यास है और उसकी जो ऊंचाई है वो दोनों समान है, तो बोला गया है कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। यानी कहने का मतलब ये है, मान लो यहाँ पे माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R। तो ये हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो बेलन का, अब पहले हमें ये पता करना है गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है। देखो फार्मूला सबसे जरूरी है, फार्मूला अगर नहीं आता तो कोई क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। तो गोले का वक्र पृष्ठ का होता है 4πr² होता है। क्या होता है भैया, 4πr² होता है। लेकिन हमने जब देखा जो हमने जो माना है गोले की त्रिज्या वो क्या मान रखी है, कैपिटल R मान रखी है। तो इसलिए हम इसके स्थान पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर, ये कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल। अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं आपको, वैल्यू को अब रखना है। अच्छा एक चीज जरा ध्यान दो, यहाँ पे अगर देखो पाई से पाई क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा।
तो चलो बाकी और आगे बाद में कैंसिल कर देते हैं, अभी क्या करने की जरूरत है। तो 4r² हो गया इक्वल, यहाँ 2 मल्टीप्लाई पाई तो खत्म हो गया, लेकिन r का मान कितना है 6 है और h का मान कितना है 12 है। तो r का मान हमने रख दिया कितना 6 और h का मान क्या रख दिया हमने 12। तो अगर हम यहाँ से एक चीज जरा ध्यान से देखें, तो अगर हम 4 का टेबल पढ़ें तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। तो 4 से कट जाएगा कि नहीं, तो आ जाएगा हमारा 4 तिहाई 12। तो ये हमारा r² जो निकल आएगा वो 6 दूनी 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, इतना आ जाएगा। और अगर हम इस स्क्वायर को इधर लेके जाएं तो ये बन जाएगा क्या स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। और r का अगर वैल्यू अब हम फाइंड करें तो r इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, तो यानी r का जो मान निकल आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो सी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो देख लीजिए एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, बस फार्मूले आपको याद होने चाहिए जो आपको इंग्लिश जो उसमें भाषा में जो क्वेश्चन में समझा के रखा है। एक बार अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, कहा गया है कि k का वह मान है, k का वह मान है जिसके लिए समीकरण युग्म 3x - 4y + 7। क्वेश्चन क्या दे रखा है, p जो दे रखा है पहले उसे ले लो। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइए, एकदम सिंपल है, आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हम कर देंगे। क्या दे रखा है वो देख लो, 3x - 4y और +7 इक्वल क्या दे रखा है 0। एक ये दे रखा है और यहाँ पे कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है kx + 3y - 5 इक्वल क्या दे रखा है 0। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, कह रहा है कि का कोई हल नहीं है। अभी मैंने बता रखा था, अब समीकरण का कोई हल कब नहीं होता, तब नहीं होता, एक मिनट पहले यहाँ पे देख लो मान निकाल लें। अच्छा अभी एक मैंने कंपेयरिंग करने के लिए बताया था, अगर a1 a2 का मान फाइंड करना है तो उसके लिए इक्वेशन होता है व्यापक रूप जिसे बोलते हैं a1x + b1y + c1 इक्वल क्या है 0 है। यहाँ से क्या होगा a2x + b2y और +c2 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम a का वैल्यू फाइंड करें तो a1 इक्वल टू क्या निकल आएगा, a1 इक्वल टू 3 हो जाएगा ना, और फिर b1 इक्वल टू क्या निकल आएगा -4 निकल कर जाएगा हो जाएगा। उसके बाद c1 इक्वल क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि c1 प्लस में है हो जाएगा। b1 का मतलब y का गुणांक, a1 का मतलब x का गुणांक, उसी प्रकार a2 का निकालते हैं तो a2 इक्वल टू क्या निकल आएगा, a2 इक्वल टू x k निकल आएगा, क्या निकल जाएगा k। और अगर हम b2 फाइंड करें तो b2 इक्वल टू 3 निकल आएगा, और अगर हम c2 फाइंड करें तो कितना निकल आएगा -5, ये हो जाएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब क्वेश्चन में जो बोल रखा उसके लिए ध्यान रखना, क्या कहा गया है कि जिसके लिए समीकरण युग्म यानी k का वह मान है जिसके लिए समीकरण युग्म 3x - 4y + 7 = 0 कामा kx + 3y - 5 = 0 का कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या है, ध्यान रखना, कोई हल ना होने का प्रतिबंध, ना होने का प्रतिबंध यानी कंडीशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कंडीशन। तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध जो है वो क्या होता है a1/a2 = b1/b2 और डज नॉट इक्वल क्या होता है c1/c2। जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है, कोई हल ना होने का प्रतिबंध a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। अच्छा a1 का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, a2 का मान कितना दे रखा है a2, a1 का मान है a2 का मान k है, a2 का मान क्या हो जाएगा k। अच्छा b1 का मान देखो -4 दे रखा है, अच्छा b2 का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है,
डज नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। C1 का मान दे रखा है 7 और C2 का मान -5, ये वाला इसके इक्वल नहीं है तो हम यही दोनों ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 3/k इक्वल -4/3। अगर आप देखो k का मल्टीप्लाई -4 करें तो -4k आ जाएगा, इधर 3 3 जा कितना आ जाएगा 9। अगर मान निकालते हैं आप k का तो k इक्वल टू -9 बाई कितना आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारा k का मान। क्या आ जाएगा k का मान। k का यही वह मान है जिसके लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो ऑप्शन देखो हमारा कौन सा हो जाएगा -9/4 कौन सा होगा। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा पहला, सातवें का क्या आ जाएगा पहला हो जाएगा ना। देखो एकदम आसान है, एकदम सरल है, बस आप ध्यान से देखते जाइए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट करते जाइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करवा दीजिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो क्या बोल रखा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं P x, -1 और Q दे रखा है 3, 2 के बीच की दूरी कितनी है 5 है। मतलब कि एक लाइन क्या है, एक रेखाखंड है। ये रेखाखंड जो है ये क्या है हमारा P है और ये क्या है Q है। इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं वो x, -1 है और इसका क्या है 3, 2 है। तो इसके जो बीच की दूरी दे रखी है वो कितनी है 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है 5 इकाई दे रखी है। तब बोल रखा है कि इसमें x का मान क्या होगा, यानी कि जो देखो इसको हम बोलते हैं x1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं x1, ये क्या होता है y1 और ये होता है x2 और ये होता है y2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दूरी का फार्मूला देखते हैं। तो PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। और फार्मूला क्या होता है दूरी का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल कितना है 5। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए जो वैल्यू दे रखे हैं। x1 का मान बताओ क्या है, x1 का मान देखो x है, माइनस x2 का मान कितना इधर देखो x2 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देखो -1 है और माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और ये इक्वल क्या हो जाएगा 5। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारा रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ऐसा बताओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। a का मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2ab 2 3 6x आ जाएगा और प्लस माइनस और माइनस मिलके -3 का स्क्वायर बना लेंगे और इक्वल आ जाएगा 5। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस कितना आ जाएगा 6x और 3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा इक्वल 5 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है ध्यान देना, दोनों पक्षों का क्या कर दो आप वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे आप वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर और प्लस, अगर एक चीज जरा ध्यान दो ये प्लस नहीं कितना हो जाएगा पहले -6x लिख लो 6x और 9 और 9 9 9 में कितना प्लस में क्या बन जाएंगे 18 बराबर 5। करना है क्या इन दोनों पक्षों का वर्ग करना है तो वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करते हो जब आप तो स्क्वायर से जो होता है स्क्वायर रूट कट जाता है तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 18 और इक्वल क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। कितना होता है 25 होता है। तो यहां से क्या करेंगे अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 और माइनस क्या हो जाएगा 25 इक्वल 0।
तो 25 में से अगर आप 18 घटाते तो 7 आता है। तो यहाँ पे जो बनेगा देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और कितना आ जाएगा माइनस में 7 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो 7 का फैक्टर करो ताकि आ जाए 6। कितना आ जाए 6। तो देखो आपको लाना है 7, तो 7 एकम 7, तो 7 में से अगर आप 1 घटाते हैं तो कितना आता है 6 आता है। तो जहां 6 वहां 7 माइनस आप 1 रख दो। क्या रख देंगे 7 माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 इंटू एक्स। ऐसा ना करके आप सीधे इसे कर लो, आपके लिए आसान होगा। 7x माइनस एक्स और ये माइनस 7 इक्वल क्या बन जाएगा 0। इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x, माइनस से माइनस क्या बन जाएगा प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या करते हैं इन दोनों में x कॉमन लेंगे। x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 7 आ जाएगा इक्वल 0। तो x माइनस 7 और क्या बन जाएगा x प्लस 1 और ये इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार x माइनस 7 बराबर कर देते हैं 0 और एक बार x प्लस 1 बराबर कर देते हैं 0। उसके बाद क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा x ये माइनस 7 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 7 यानी x बराबर 7 आ जाएगा और x बराबर ये प्लस 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 1 यानी x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन 7, यानी आंसर जो आ रहा है x का मान वो हमारा ऑप्शन में जो मैच कर रहा है वो क्या है 7। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी इज करेक्ट। जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए फिर अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। कह रखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु है जो 2 माइनस 5 तथा माइनस 2 8 से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समान दूरी पे है। क्या है इन दोनों के बताओ, ये दोनों क्या है समान है ना, तो यही इसी का मतलब क्या है समान दूरी पे है। इन दोनों के जो बीच की दूरियां वो क्या है समान दूरी होनी चाहिए। तो वो क्या है आपका वही बिंदु में फाइंड करना। अगर x अक्ष पे बोलता है तो y का मान 0 कर देना है, अगर y अक्ष पे बोलता है तो x का मान 0 कर देना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है सॉल्व में आपको लिख लेना है कि माना क्या लिखेंगे आप माना x अक्ष पर स्थित बिंदु, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है स्थित बिंदु क्या हो जाएगा स्थित बिंदु। आप मान लेना क्या है स्थित बिंदु P x y का मान क्या कर देना आपको 0 है। इतना तो कर ही सकते हो आप। इतना करने के बाद अब करना क्या है आपको एक लाइन बना लेनी, एक रेखाखंड आपको खींच देना। ठीक तो इस रेखाखंड पे एक नाम दर्शा देना है। वो नाम आप मान लेना क्या है ये A है और ये क्या है B है। इसके बीच में एक स्थित बिंदु क्या है P जिसका निर्देशांक हमने निकाल रखा x का मान क्या है 0 है। ठीक अच्छा a का मान कितना दे रखा है 2 का मान कितना है -5 है और b का कितना है -2 का मान क्या है 8 है। हो जाएगा। अक्सर इसी क्वेश्चन में सब लोग गलती करते हैं और है एकदम सिंपल। देखो समान दूरी का मतलब क्या है दोनों की दूरियां क्या है समान है। कहने का मतलब जो है AP जो है वो क्या है PB के बराबर है। यानी आपको एक बार AP के बीच की दूरी फाइंड करनी है, एक बार PB के बीच की दूरी। तो हम फार्मूला लगाते हैं क्या हमें पता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा रूट में अगला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इतना। ठीक अच्छा अब यहाँ पे इसी तरह ध्यान देना रूट से रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तब भी घट जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम AP की बात करें तो जब हम AP की बात करेंगे तो ये वाला हमारा बन जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1 और P जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। ठीक तो AB के लिए हम देख रहे हैं
तो हम मान रखते हैं। अच्छा बताओ, x1 का मान इसमें कितना है 2, माइनस है तो माइनस, x2 का मान कितना है x, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस y1 का मान कितना है -5, यहाँ माइनस है, y2 का मान यहाँ पे क्या है 0, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। तो यहाँ तक तो हो ही जाएगा। अगले में अब देखना, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पीबी है, पीबी का मतलब हम इसमें पहले क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं। ठीक, अब हम इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप क्या करना, x1 का मान क्या हो जाएगा x, माइनस x2 का मान हो जाएगा हमारा 0, और इसका सॉरी x2 नहीं है, x2 हमारा कितना है -2, कितना है -2। इस माइनस से ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2, x प्लस 2 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। फिर प्लस क्या लिखेंगे y1, y1 का मान देखो 0 है, और y2 का मान कितना है 8, और इसका बन जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो a माइनस b का फार्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा, x b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 दूना 4x, और प्लस ये -5 भी आएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसको भी सेम तोड़ते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 2 दूना 4x, और ये हो जाएगा प्लस में -8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक अगर देखो, यहाँ पे प्लस में x स्क्वायर इक्वल से प्लस x स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 4 से प्लस 4 भी कैंसिल, बचा है देखो माइनस प्लस इक्वल में रहेगा तो नहीं कटेंगे। ठीक, तो अब बच जाएगा हमारा -4x, और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, और इक्वल 4x हो जाएगा, और प्लस 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो -4x हो जाएगा, और ये प्लस इधर आकर क्या होगा -4x, और इक्वल टू 64, और माइनस कितना आ जाएगा 25, तो -4x मिलके 8x हो जाएगा, इक्वल 14 में से 5 गया कितना आएगा 9, 14 में से 5 घटेगा कितना आएगा 9, और यहाँ बचा कितना है 5, कितना बचा कितना 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया कितना 5 में से 2 गया 3, तो ये इतना आ जाएगा 39। कहीं कुछ तो मिस्टेक है, पर क्या मिस्टेक है ये तो देखना पड़ेगा। 39 कैसे आ गया, कहां से मिस्टेक है। 8 जा 64 और 5 5 जा 24, 2 कामा -5 हो गया, -2 कामा 8 है, 2 कामा -5 है, और -2 कामा 8 है, तो कहीं तो गड़बड़ी है। कहाँ गड़बड़ी हो सकती है जरा आप लोग देखिएगा क्या है। हम्म 64, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो -2, 8 है ये क्या है क्वेश्चन में ही गलती है, यहाँ 2, 9 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 9, तो अब गलती कहाँ है देखो, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा y2 का मान 9 हो जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा 9 हो जाएगा, बस इतने मिस्टेक था हो जाएगा। अब बताओ 9 9 जा कितना आ जाएगा 81, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 81। अब क्या करोगे अगर आप घटा दो यहाँ से, 11 में से 5 गया कितना आएगा 6, 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, 7 में 2 गया 5 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 56। थोड़ी सी वही क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 सते 56, तो हमारा -x इक्वल निकल का गया कितना 7, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -7। ठीक, तो x इक्वल क्या निकल जाएगा -7। आप अब बोल सकते हो क्या, जो हमने माना था वही ले लेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः x अक्ष पर क्या लिखेंगे, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु
स्थित बिंदु कितना हो जाएगा हमारा P। x का पहले मान रखते हैं, x का मान कितना हो जाएगा -7 और गामा क्या हो जाएगा 0। ये है हमारा -7 गामा 0। अच्छा बताओ ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? -7 गामा 0। ऑप्शन बी जो है हमारा वो क्या है करेक्ट है। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है वो करेक्ट है, हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चले, देखिएगा नेक्स्ट। ऐसे देखिएगा ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्या बोल रखा है कि यदि xi वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु तथा fi जो है उनकी क्या है संगत बारंबारता है। ये तो पता है जो xi होता है उन दोनों वर्ग अंतरालों के क्या होता है मध्य बिंदु होते हैं। जैसे 0 से 10 है तो उसका अगर हम मध्य बिंदु निकालें कितना आ जाएगा 5। 10 से 20 है तो उसका मध्य बिंदु अगर हम निकालें कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी प्रकार xi की जो होता है वो वर्गित आंकड़ों के वर्ग अंतरालों का क्या होता है मध्य बिंदु होता है। और बारंबारता को डिनोट किससे करते हैं fi से। और x डैश जो है वो क्या है माध्य है, तो बोला गया है सिग्मा इंटू xi माइनस x डैश का x डैश जो है वो किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको माध्य का फार्मूला याद होगा, क्या होता है माध्य का फार्मूला। माध्य बराबर होता है सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा क्या होता है fi, यही होता है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे। अच्छा देखो जो ये माध्य है उसको हम डिनोट करते हैं x डैश से, और जो हमारा सिग्मा fi और इनटू xi और बटे सिग्मा क्या हो गया हमारा fi। एक काम क्यों ना करते हैं हम इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सिग्मा fi, क्या हो जाएगा सिग्मा fi। तो यहां से एक काम करो आप इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा fi इंटू xi, तो ये हो जाएगा। तो x डैश को देखो डैश उधर भेजना, एक काम करो ये प्लस उधर भेज तो क्या हो जाएगा इधर बन जाएगा हमारा 0 और उधर सिग्मा fi इंटू xi, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा fi इंटू क्या हो जाएगा सॉरी सिग्मा x डैश यहाँ आएगा x डैश सिग्मा fi हो जाएगा। ठीक, तो हमें देखो सिग्मा fi को कॉमन ले लेना है, क्या लेना है ले लेना है इसको घुमा के पहले से लिख लो सिग्मा fi इंटू xi माइनस यहाँ पे x डैश लगाइएगा सिग्मा fi कर दीजिए और इक्वल क्या कर देंगे यहाँ पर 0 कर देंगे। तो आप सिग्मा fi और इंटू xi को ले लीजिए क्या कॉमन। xi तो कॉमन नहीं होगा ना, केवल सिग्मा fi कॉमन होगा, क्या बोलो सिग्मा fi कॉमन होगा। तो यहाँ से बचेगा क्या xi बच जाएगा माइनस x डैश बच जाएगा और ये इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है कि f नहीं है fi को हम भेज दे इधर, इधर गुणे हो जाएगा भाग और 0 में किसी का भाग वो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यानी सिग्मा xi माइनस x डैश इक्वल 0 अपॉन fi बोल सकते हो ऐसा। अगर आप उसमें भाग करोगे तो सिग्मा xi माइनस x डैश इक्वल क्या आ जाएगा 0। यानी हमारा जो ये सिग्मा xi और माइनस x डैश किसके बराबर हो गया हमारा 0 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया 0। तो ऑप्शन हमारा देखो कौन सा सही होगा, ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या है करेक्ट क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ठीक है मिलते हैं अगले पार्ट में इसमें। तो आज के लिए थोड़ा थक गए हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट हमें कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं और जो आपके केवल बोर्ड से ही पूछा जाएगा, बोर्ड में ही आएगा। तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें और जुड़े रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें और पूरा वीडियो देखें, पूरा का पूरा वीडियो। धन्यवाद।